हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर कार्बोहाइड्रेट। टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, लेकिन इसको हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है। थ्योरी वाला पोर्शन है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको करना क्या बेटा, 2 लेक्चर में हमने इसे कंप्लीट किया है। आपको दोनों लेक्चर अच्छे से सुनना है, उसका एक सिंपल सा नोट्स बनाना है और चीज़ों को याद रखना है। यदि आप मान लीजिए कहीं और से पढ़ते हैं और आपको कोई पॉइंट मिलता है तो उसको भी उसमें ऐड करें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आता है। यदि आपको उसका आंसर पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत कम समय लेता है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट बेसिस है, रटना है और आंसर दे देना है। तो 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉलीमर हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, मतलब पॉलीमर हुआ, बायोमोलिक्यूल्स हुआ, ये सब चैप्टर बेटा आपके क्या है, पॉलीमर ये मिला कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं और एक एक क्वेश्चन का महत्व है। ज़्यादा मेहनत नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें आप 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। वहाँ 4 ऑप्शन में आप चीज़ें आसानी से बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स में, पहला हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। सारे कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। यदि इसमें 2 पार्ट बाकी है, एल्डोजेस और कीटोजेस, तो मोनोसैकेराइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप आर नोन एज एल्डोजेस। जो आपके मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड ग्रुप रखेंगे उन्हें बोलते हैं एल्डोजेस। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आपका यहीं से क्वेश्चन बन गया, जैसे पूछे कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज से पूछे इसमें कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है, तो कौन सा बेटा है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कीटोजेस में क्या होता है? मोनोसैकेराइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप, जैसे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? कीटोजेस है, उसमें कीटोन ग्रुप होता है। जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा कन्वर्जन दे रखा है बेटा। सुक्रोज को कहते हैं इनवर्ट शुगर। क्या बोलते हैं? सुक्रोज को इनवर्ट शुगर कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। सुक्रोज से क्या कहता है? इनवर्ट शुगर कहते हैं। सुक्रोज का जब हम करते हैं एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम कौन सा है? इन्वर्टेज। तो कई बार पूछा गया है सुक्रोज से जब हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज को तो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? तो याद रखिए इन्वर्टेज है। सुक्रोज यदि इन्वर्टेज से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वही माल्टोज आपका माल्टेज से रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज और ग्लूकोज बनाएगा। और लैक्टोज आपका लैक्टेज से रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। कौन सा एंजाइम यूज होगा ये याद रखना है और क्या फॉर्म होगा ये भी याद रखना है। इसमें पूरी चीजें आपको याद रखनी है। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये पॉइंट भी याद रखना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखनी है, छोड़ना नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चैप्टर को क्योंकि बाकी चैप्टर से इसमें मेहनत कम है। शुरू में आपको लगेगा सर तो रटना है, लेकिन आप कई बार पढ़ते हैं चीजें आपको याद है, क्योंकि वहां पे आपको 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन चूज करना है, इसलिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यदि आप मिस कर देते हैं और वहां क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत पछतावा होता है कि काश में पढ़ लिया होता, 1-2 बार पढ़ लिया होता। तो 1-2 बार अभी पढ़ लें, एग्जाम में बहुत करीब हो जाए तो 2 बार फिर पढ़ लें, चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आपको अब आगे इसमें बढ़ते हैं। चीजें आपको इसमें याद रखनी है। जितने पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं आपको उतने बता रहा हूँ। आपको यदि खुद से कभी बुक से पढ़ते समय या कहीं क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वहां आपको और कोई पॉइंट मिलता है बेटा, उसको भी नोट डाउन करें, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है इसमें। तो आपको जितने ज्यादा पॉइंट्स याद रहेंगे उसके बारे में उतने ज्यादा क्वेश्चन आपसे आसानी से हो सकते हैं। अब हम बात करें अगला टर्म, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है बेटा? म्यूटा रोटेशन स्पॉन्टेनियस चेंज, spontaneous change in specific rotation, spontaneous change in specific rotation of an optically active compound, optically active compound with time, to an equilibrium value is called
म्यूटा रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। क्या बेटा? स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अब उसमें ध्यान क्या रखना है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये तो होता है क्या, मैंने बता दिया कि टाइम के साथ आपका स्पॉन्टेनियस जो स्पेसिफिक रोटेशन उसमें चेंज हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो क्या होता है, वो म्यूटा रोटेशन रहता है। इसमें ध्यान क्या रखना है, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल monosaccharides and reducing disaccharide, all monosaccharides and reducing disaccharides undergo म्यूटेशन। सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स और रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। बताया आपको बेटा कि माल्टोज जो होता है आपका क्या होता है, वह एक रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। ये क्या देते हैं, म्यूटा रोटेशन देते हैं, ये म्यूटा रोटेशन देते हैं। अगला टर्म सुनिए, स्टार्च। स्टार्च आपने सुन रखा है, क्या होता है बेटा, चीफ फूड स्टोरेज मटेरियल ऑफ प्लांट। क्या बेटा, स्टार्च चीफ फूड स्टोरेज मटेरियल ऑफ प्लांट है। इट इज मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। स्टार्च क्या बेटा, इट इज मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। ये क्वेश्चन है कि स्टार्च किससे किससे कौन कौन से कंपोनेंट है, तो आपको मैं दोनों कंपोनेंट बता दे रहा हूं। एक आपका है एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। यानी स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज होता है 20%, कितना होता है बेटा, 20%। और सीधी बात है, फिर इसका मतलब एमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80%। दोनों मिलाकर 100 होगा। एमाइलोज यदि 20% है तो एमाइलोपेक्टिन कितना होगा, 80% होगा। ये ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या एमाइलोज होता है, वाटर सॉल्युबल, और यह एक लीनियर पॉलीमर है। क्या बेटा, लीनियर पॉलीमर है। बताया आपको कि बायोमॉलिक्यूल्स आर नेचुरल पॉलीमर, और ये क्या बेटा, एमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल है, जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या है, वाटर इनसॉल्युबल, है एमाइलोपेक्टिन। और ये हाईली ब्रांच पॉलीमर है। क्या बेटा, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर। एमाइलोपेक्टिन क्या है बेटा, हाईली ब्रांच पॉलीमर है, जबकि एमाइलोज क्या है, एमाइलोज आपका लीनियर पॉलीमर है। और दोनों ही मिलकर बने होते हैं, यानी जो आपका है बोथ आर, यानी एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों की बात कर रहा है, बोथ आर condensation polymer of alpha glucose. Both are condensation polymer of अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज की कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, एमाइलोज भी, एमाइलोपेक्टिन भी। एमाइलोज स्टार्च में 20% होगा, एमाइलोपेक्टिन 80% होगा। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है और लीनियर पॉलीमर है, जबकि एमाइलोपेक्टिन आपका वाटर इनसॉल्युबल है और हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है। कॉपी कर लिए बेटा, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कॉपी कर लीजिए। लीजिए बेटा इसका शॉट। आगे बात करते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या स्टार्च की बात हो गई, तो हम बात करते हैं सेलुलोज की। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज की बात करें
ये होता है लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। और क्या इसके बारे में ध्यान रखना है, चीफ structural material of cell walls of plants, chief structural material of cell wall of plant। सेल वॉल जो होती है प्लांट की सेल वॉल होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला आपका एक और है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट of the animals and is stored in liver and muscles। क्या होता है, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल एंड स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। कहाँ स्टोर होता है बेटा, लीवर और मसल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। इट इज कंडेंसेशन polymer of alpha glucose। It is condensation polymer of alpha glucose but more highly branched than एमाइलोपेक्टिन। ये एमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ब्रांच होता है ग्लाइकोजन। ये अल्फा ग्लूकोज का कंडेंसेशन पॉलीमर है। और ये पॉइंट आपको बता देंगे, फिर लिखा है फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। कॉपी कर लिए बेटा अपना। इतने पॉइंट्स आपको कार्बोहाइड्रेट में कम से कम याद होने ही चाहिए। कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन म्यूटेशन देगा, कौन नहीं देगा, कौन किससे मिलके बना है, कितना परसेंट है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। कॉपी कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कॉपी कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। प्रोटीन एंड एमिनो एसिड की बात करते हैं। प्रोटीन एंड एमिनो एसिड क्या कहें इसको, एमिनो एसिड्स एंड, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है इसलिए पहले एमिनो एसिड लिखा है। एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन, उसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने बेटा। एमिनो एसिड कंटेन एमिनो एसिड्स कंटेन बोथ NH2 group and COH ग्रुप, यानी एमिनो और कार्बोक्सिलिक दोनों फंक्शन ग्रुप रखता है एमिनो एसिड। एमिनो ग्रुप भी रखता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी रखता है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अल्फा एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ
अल्फा एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, यानी प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो अल्फा एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अब अगला पॉइंट जो है वह इंपॉर्टेंट है, अल्फा कार्बन ऑफ ऑल एमिनो एसिड, अल्फा कार्बन ऑफ ऑल एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट, इसलिए इसे ध्यान रखना है क्योंकि एक ही ऑप्शन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज कायरल, यानी सारे के सारे एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन के अल्फा कार्बन जो होते हैं वह कायरल होते हैं। क्या होता है बेटा? कायरल होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, अल्फा कार्बन ऑफ ऑल एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज कायरल। तो ग्लाइसिन आपको ध्यान रखना, ग्लाइसिन का अल्फा कार्बन जो होता है कायरल नहीं होता है, उसको छोड़कर सारे एमिनो एसिड्स के अल्फा कार्बन क्या होते हैं? कायरल होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखने योग्य है। अगला पॉइंट सुनिए, ये बहुत आपको ध्यान रखना, दो टर्म होता है, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो पहले बात होता क्या है समझिए, नॉन इसेंशियल क्या होता है, इसेंशियल क्या होता है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है बेटा? टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, उसी की बात कर रहा है। 10 में बटा हुआ बेटा, 10 अमीनो एसिड्स which the body can synthesize, called non essential amino acid, यानी बेटा क्या है, नॉन एसेंशियल क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी जरूरत बाहर से नहीं है, ये बॉडी के अंदर खुद संसाइज होते हैं। तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में खुद संसाइज होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यानी जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होगा वह बॉडी में खुद ही सेंसाइज होगा अपने आप, और जो एसेंशियल होगा उसे बाहर से आपका एज अ फूड लेना होगा। तो अगला क्या है आपका? एसेंशियल अमीनो एसिड। टर्म ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या बेटा? which cannot synthesize in body, take from outside, take from food। जो फूड से मिलता है वो क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, और जो ह्यूमन बॉडी में बनते हैं उसे कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, 10 आपके हैं नॉन इसेंशियल और 10 आपके क्या है? इसेंशियल। लेक ऑफ, और जो बेटा होता है लेक ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, लेक्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी से क्या होता है बेटा? इन द डाइट कॉजेज, एसेंशियल एसिड की कमी होने से, खाने में एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होने से क्या होता है? कॉजेज डिजीज लाइक क्वाशर। कौन सा डिजीज होता है बेटा? क्वाशरकोर। क्वाशरकोर, तो आपसे पूछ सकता है क्वाशरकोर डिजीज किसकी वजह से होता है? डिफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, डिफिशिएंसी ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स या डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो भी लिख सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वाशरकोर डिजीज जो है वह डिफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड इन डाइट से होती है। डाइट में एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होगी तो क्वाशरकोर डिजीज होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कॉपी कर लिया बेटा।
कॉपी कर लीजिए। कितने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं एमिनो एसिड या प्रोटीन में। और भी पॉइंट्स आपको कहीं मिलते हैं तो उसे भी नोट डाउन कर लीजिए, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे मैंने उतने पॉइंट बता रखे हैं। आप यदि बुक्स पढ़ रहे हैं कहीं आपको और पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको भी इसमें एडअप कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए। फिर हम आपको छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंजाइम और विटामिन, दो ही आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंजाइम्स और विटामिन से। तो आपको एंजाइम और विटामिन याद रखने हैं, ठीक। कॉपी कर लिया बेटा इसको, एंजाइम और विटामिन। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइम, हो गया बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, फिर आराम से उतार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी कर लीजिएगा आराम से। अब अगला आपका एंजाइम। एंजाइम पे क्वेश्चन 2 आता है, आपको दिया रहेगा कि इसको ये किस एंजाइम से मतलब ब्रेक होगा, इसमें इस वाले कन्वर्जन में कौन सा एंजाइम यूज होता है। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं कि किस कन्वर्जन में कौन सा एंजाइम यूज होगा। एंजाइम्स होता है, एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और क्या ध्यान रखना, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या क्या कर सकते हैं बेटा एंजाइम्स की बात हम करते हैं। हम कन्वर्जन लिख रहे हैं, आपको कन्वर्जन याद रखना है। सुक्रोज की रिएक्शन कराएंगे किससे, इनवर्टेज और सुक्रेज से। इनवर्टेज या सुक्रेज से तो बनेगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज की कराएंगे, माल्टोज का रिएक्शन कराएंगे किससे, माल्टेज से, माल्टेज से तो बनेगा आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज। माल्टेज का माल्टोज की रिएक्शन माल्टेज से कराएंगे, माल्टेज है एंजाइम, माल्टोज है मॉलिक्यूल। अगला क्या बेटा आपका लैक्टोज, लैक्टोज की कराएंगे इससे, लैक्टेज से, लैक्टेज से कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और सेलुलोज की कराते हैं बेटा, इससे पहले तीनों अपने पीछे हमने पढ़ रखा है। और आकर सेलुलोज की कराते हैं किससे, इमल्सिन से। किससे कराते हैं बेटा, इमल्सिन से। तो बनता है N ग्लूकोज, क्योंकि सेलुलोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है तो ग्लूकोज में टूट जाता है। और क्या बेटा, NH2CO NH2, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी यूरिया। यूरिया कैसे कराते हैं किससे, यूरियस से, यूरियस से। तो ये टूटता है CO2 और NH3, टूटता है CO2 और NH3। अगला बेटा आपका रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कार्बोनिक एसिड्स H2CO3 की रिएक्शन कराते हैं किससे, कार्बोनिक एनाइड्रेज, कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिक एनाइड्रेज से। फिर ब्रेक हो जाता है CO2 और H2O में। और प्रोटीन का कराते हैं, प्रोटीन का कराते हैं रिएक्शन पेप्सिन से। किससे, पेप्सिन से। तो यह अल्फा एमिनो एसिड्स में ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है, प्रोटीन के क्या कराते हैं पेप्सिन से, तो अल्फा एमिनो एसिड्स में ब्रेक होता है।
कॉपी करिए बेटा, से कराएं या फिर और ट्रिप्सिन से TRYP पेप्सिन से कराएं या ट्रिप्सिन से कराएं तो अल्फा एमिनो एसिड्स में टूटता है। कॉपी कर लिया बेटा। ये आपको एंजाइम्स याद रखने हैं कि किसको किसमें तोड़ते हैं, ये आपको रखने का विषय है, याद रखने का विषय है। इसे आपको याद रखना है कौन एंजाइम किस पर वर्क करता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एक आपका बच गया है, मैं लिखवा दूं उसको। ओके बेटा, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। एक एंजाइम आपका और रह गया है, उसको बता दें फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका? है DNA और RNA, DNA और RNA का जब कराएंगे न्यूक्लियेजेस से, किससे कराएंगे बेटा? न्यूक्लियेजेस से, न्यूक्लियस से कराएंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत ध्यान रखिएगा ऑप्शन में स्पेलिंग ध्यान से पढ़िएगा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो अलग चीज है, कंफ्यूजन नहीं लेना है। जब DNA और RNA का रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियस से तो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स स्पेलिंग पढ़ते समय ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में नहीं गलत करेंगे। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो डिफरेंट चीजें हैं, उसको भी हम लोग बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है कि DNA या RNA का जब रिएक्शन होगा न्यूक्लियस एंजाइम से तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ओके, कॉपी कर लीजिए बेटा। आज बिटिया हमारी उड़ गई है, रो रही है, इसलिए उसकी आवाज़ आपको वीडियो में जरूर मिलेगी। उसको नींद नहीं आ रही है तो वो सोएगी नहीं तो हल्ला मचाएगी, तो थोड़ा उसकी आवाज़ भी सुनने का आनंद उठाएं। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो बायोमॉलिक्यूल है उसकी। तो इतने पॉइंट जितने बताए जा रहे हैं उतने आपको कम से कम याद होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें से कोई पॉइंट या क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वहाँ पर कोई पॉइंट मिलता है तो उसको भी इसमें एडअप कर लें। और इतने पॉइंट्स आप 2-3 बार पहले भी पढ़ लें, बीच में पढ़ते रहेंगे तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे, क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या बेटा? ये क्या, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर इन विच monomer unit is biopolymer in which monomer unit is nucleotide। बायोमॉलिक्यूल्स इन विच मोनोमर यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर यूनिट होता है। यानी इसके मतलब क्या हुआ बेटा? ये भी कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड are also called polynucleotides। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि इसका जो मोनोमर होता है वह न्यूक्लियोटाइड होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेलिंग ध्यान रखिए, NUCLEOTID, न्यूक्लियोटाइड। आप समझना है ईच न्यूक्लियोटाइड consists of 3 component। 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है आपका कोई भी न्यूक्लियोटाइड। क्या क्या बड़ा कंपोनेंट है? पहला कंपोनेंट जो है वो है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है। पेंटोज शुगर क्या हो सकता है? या डी राइबोज और 2 डीऑक्सी राइबोज। या राइबोज शुगर होगा या
डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। आरएनए में राइबोस शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। बोथ शुगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा, आर बोथ शुगर आर फाउंड इन फ्यूरेनोस फॉर्म। किस फॉर्म में मिलते हैं ये भी ध्यान रखना है बेटा, फ्यूरेनोस फॉर्म में मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है बेटा, हाइड्रोसाइक्लिक बेस, हाइड्रोसाइक्लिक बेस। एक तो आपका हो गया पेंटोस शुगर, दूसरा क्या है हेट्रोसाइक्लिक बेस। ये दो टाइप का होता है, टू टाइप्स क्या बेटा, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या होता है, फिर होता है एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। और जब पिरिमिडिन में क्या होता है, पेरिमिडीन्स में क्या होता है, यूरेसिल थाइमिन एंड साइटोसिन, यूरेसिल थाइमिन और साइटोसिन। ये दूसरा पार्ट है, प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन होगा, पिरिमिडिन में यूरेसिल थाइमिन साइटोसिन होगा। ओके, ये ध्यान रखिए बेटा, बेस जो होते हैं 4 ही बेस होता है। प्यूरिन तो ही होगा आपका एडेनिन ग्वानिन, लेकिन पिरिमिडिन में आपका डीएनए में अलग होगा, आरएनए में अलग होगा, मैं बता दूंगा आपको, ध्यान रखना है। तो ये 2 कंपोनेंट हो गए कॉपी के लिए। फिर तीसरा कंपोनेंट आपका है फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा कंपोनेंट क्या है, तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड। तो 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोस शुगर, डी राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, फिर आपका हेट्रोसाइक्लिक बेस जिसमें इसमें होता है 2, प्यूरिन पिरिमिडिन, और तीसरा कंपाउंड आपका है फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों से मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। कॉपी करिए, कॉपी करिए बेटा। कॉपी कर लिया। अब आते हैं, तो हम बार बार कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। एक टर्म और है जिस पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बार बार बताएं आपको, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क इतना है कि न्यूक्लियोटाइड में आपका तीनों कंपोनेंट होते हैं, शुगर, हेट्रोसाइक्लिक बेस और फॉस्फोरिक एसिड, जबकि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर और बेस होगा, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा। इसी बात करते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी आपका है न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, contain only 2 component, contains only 2 components, contains only 2 component। क्या क्या बेटा, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। इसमें बेटा पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है, दैट इज क्या क्या, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। इसका मतलब किसका होता है, इसमें होता है शुगर और बेस। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स में 2 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोस शुगर और हेट्रोसाइक्लिक बेस, कौन सा, प्यूरिन और पिरिमिडिन, तो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। और फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, यही पे फिर से बता रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ताकि यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रहे, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बेटा, कंटेन ऑल 3 कंपोनेंट, कंटेन ऑल 3 कंपोनेंट। अब मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंटेन ऑल 3 कंपोनेंट कौन कौन सा बेटा, पेंटोस शुगर, दोबारा इसका बताया बेटा आपको,
नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तीनों कंपोनेंट यदि होते हैं नाइट्रोजनस बेस फॉर पेंटोज और फॉस्फोरिक एसिड तो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, और जब सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस होगा तो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो डीएनए आरएनए पूछता है नाइट्रोजनस बेस के बारे में। डीएनए कंटेन प्यूरिन बेस तो दोनों में सेम होगा, एडेनिन ग्वानिन। डीएनए कंटेन साइटोसिन एंड, ध्यान रखिए बेटा, साइटोसिन एंड थाइमिन। प्यूरिन पिरिमिडिन दोनों में होता है, सिर्फ आपका जो प्यूरिन पिरिमिडिन होता है दोनों में। प्यूरिन बेस तो आपका कॉमन रहेगा, कौन कौन सा, एडेनिन ग्वानिन। प्यूरिन आपका था कौन था, एडेनिन ग्वानिन। लेकिन पिरिमिडिन बेस में थोड़ा चेंज होता है, साइटोसिन और थाइमिन होगा एज पिरिमिडिन बेस। और जबकि आरएनए में क्या होगा, आरएनए कंटेन साइटोसिन एंड यूरेसिल एज pyrimidine base. Purine base in same purine base, PURINE, purine base कौन सा, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन सेम इन डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन बेस तो डीएनए और आरएनए में सेम होता है, एडेनिन ग्वानिन। लेकिन पिरिमिडिन बेस चेंज होता है, कौन सा चेंज होता है, डीएनए कंटेन्स साइटोसिन एंड थाइमिन, जबकि आरएनए कंटेन्स साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए में जो है थाइमिन होता है और इसमें जो होता है आरएनए में होता है वो यूरेसिल होता है, यूरेसिल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए कंटेन्स कौन सा बेस, थाइमिन दिया रहेगा, साइटोसिन रहेगा, ये दिया रहेगा। तो कौन सा है बेटा, आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन होगा और डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होगा। प्यूरिन बेस एडेनिन ग्वानिन दोनों में होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। आज हमने लेक्चर इधर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 2 लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट किया है बेटा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। टोटल याद रखने वाली चीज़ है ये, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स से, और पॉलीमर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो कहा जाता है टोटल 3 से 4 क्वेश्चन का खेल है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। बस होता क्या है कि बच्चे इसको छोड़ते जाते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, एग्जाम आ जाता है, फिर वो रात में पढ़ते हैं और सब भूल जाते हैं। इसको आप पहले पढ़िए 1-2 बार, फिर बीच में एक बार पढ़िए, फिर एग्जाम के करीब पढ़िए। यदि आप 3 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो भी आएगा हो जाएगा। ओके बेटा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।